सभी तलबा से गुजारिश है कि आप इत्मीनान से बैठें। बहुत ही अहम तकरीर जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके तालीमी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, बहुत ही अहम तकरीर आपके सामने पेश की जाएगी। लिहाजा आप सभी हजरात इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। जो तलबा अभी भी सामने नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें और आराम से बैठकर ये तकरीर ज़रूर सुनें। ज़िंदगी का ये एक बहुत अहम मौका है जहाँ ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिल रहा है। हमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उनसे जितनी ज़्यादा हम लोग उनको ध्यान से सुने, उससे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं ऊपर। उर्दू एकेडमी का अहम रुकन जनाब परवेज़ रज़ा साहब से गुजारिश है कोई इफ्तिताही कलमात अदा करें। हेलो ये आदाब स्टेज पे मुबारक काफी साहब, सेक्रेटरी ज़ैनब साहिबा, तमाम आज मुबारक काफी साहब बम्बई से आए हैं। अच्छा भाई मुबारक काबरी साहब, इनकी ये बम्बई में रहते हैं मगर हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इनको लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। ये बड़ी शख्सियत है, लगभग तमाम ज़िंदगी इन्होंने हम लोग माइनॉरिटी की एजुकेशन के ऊपर लगा दिया है और आज के दिन भी ये अपने सारी कमाई, सारी बिजनेस में जो भी होता है ये सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट जो उनका अपना खुद ही चलाते हैं उसी में ही लगाते। तो ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच आए हुए हैं, तो ये हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि वो बम्बई से आए हैं, वक्त निकाल के आए हैं और वक्त दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, तमाम जो कौम के लिए वो खिदमत कर रहे हैं, और मैं उनको वेलकम भी करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। और मैं अब ये रहमत सुखन बाद में उर्दू अकेडमी के जो और काम करने वाले हैं जी। चूँकि कुछ स्कूलों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लोग रास्ते में हैं, तो वो भी इस दौरान पहुंचने वाले हैं। बाकी जो बच्चे पहुंच चुके हैं वो इत्मीनान से बैठे हैं। अब मैं बम्बई से तशरीफ़ लाए मशहूर शख्सियत जनाब मुबारक कापड़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और आज के इस अहम प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को उनकी ज़िंदगी में सीखने का क्या क्या तरीके हैं उनसे आप बच्चों के सामने पेश करें। जनाब मुबारक कापड़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा वे बंगाल उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी मोहतरमा नुज़रत ज़ैनब साहिबा, एक अहम रुकन जनाब परवेज़ रज़ा साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों,
मुझे इल्म है कि आज हिंदुस्तान भर में जो है एक ही मौजू चला हुआ है और वो है एनआरसी और CAA। हर कोई लगभग उसी के ताल्लुक से सुनने के लिए बेचैन है और सारा जहन उसी तरफ जो है वो रागिब है कि भाई उस शाहीन बाग में क्या हो रहा है, JNU में क्या हो रहा है, जामिया में क्या हो रहा है, AMU में क्या हो रहा है। मुख्तलिफ हिंदुस्तान भर के फिलवक्त 600 मकामात पर लगभग प्रोटेस्ट चले हुए हैं। वहाँ पर जो तलबा हैं, माएँ हैं, ख़वातीन हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो किन मामलात से वहाँ से गुजर रहे हैं, सबके जहन वहीं लगे हुए हैं। यकीनन हम भी उस ताल्लुक से बात करेंगे क्योंकि ये तहरीक बेसिकली नौजवानों की है, तलबा की है, स्टूडेंट्स की है। और स्टूडेंट्स नहीं है कि ये तहरीक जब भी और जहां भी मुल्क ने दुनिया के किसी भी कोने में जब भी शुरू होती है तो होता यह है कि उस तहरीक में हुकूमतें जो हैं वो बह जाती हैं और हकीकी मानों में तख्त व ताज जो हैं वो पलट जाते हैं। हम यकीनन इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज जब अखबार में ऐलान हुआ है, आप जिंदगी की प्लानिंग, लाइफ मैनेजमेंट, इसके ताल्लुक से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उसके ताल्लुक से भी बातें कुछ करूँगा और इन बदलते हुए हालात पर हम सैर हासिल बात यहाँ पर करेंगे। प्यारे बच्चों, जिंदगी का ये जो चैलेंज है बहरहाल हमको कबूल करना है क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी है। अखबार मशरिक में आप मेरा कॉलम पढ़ते होंगे जिसका नाम है जिंदगी नामा। अभी टूटा चालू हो, वो मौत नामा इसलिए नहीं है क्योंकि जिंदगी हम जितने हुस्न खूबी से गुजारेंगे तो आखिरत में जो जज़ा और सज़ा है उसका मयार ये जिंदगी का हमारा परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी है। दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पर एक पर्चा लिख रहे हैं इस दुनिया में और उसमें जो हमारी कारकर्दगी होगी उस पर इन्हिसार करता है कि हमें आगे चलकर जो है दूसरी दुनिया में क्या मिलने वाला है। यकीनी तौर पर उसके ताल्लुक से हम संजीदा हैं, इसलिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। ये कॉलम जो मशरिक में लगभग 15 साल से हर संडे को शाया हो रहा है और मुल्क के दीगर अखबारात इंक्लूडिंग रोज़नामा इनकलाब उसमें पिछले 24 सालों से मुसलसिल किसी भी हफ्ते हो नागा नहीं हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खालिस तालीम और तरबियत के उन्वान पर ये बर्र सगीर का वाहिद कॉलम है जो पिछले 24 सालों से हर हफ्ते शाया हो रहा है। इस वक्त आज के संडे के एडिशन में भी आपने देखा होगा जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो रहा है, डिप्रेशन क्यों पैदा हो रहा है, बच्चे मायूसी का शिकार क्यों हो रहे हैं। और ये कॉलम उस वक्त शुरू हुआ जो आज जो छपी हुई है 8वीं किस्त है
7वीं किस्त है यहाँ पर, वो लगभग 10 किस्तों में वो रहेगा। तो उसमें हमने उस वक्त तो ख्याल आया था कि देखा कि IIT जैसे और एम्स जैसे जो बावकार तालीमी इदारे हैं उसमें पढ़ने वाले तलबा भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि वो जिंदगी खत्म करने की इंतहाई जो इक़दाम है, इंतहाई कदम है, वो भी वो उठा लेते हैं। तो ये हमारे नौजवान नस्ल में ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है, उसमें कहां कहां मामलात हैं। डिप्रेशन कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। ये दिमाग जो सुपर कंप्यूटर है, न जाने कितनी गीगाबाइट्स उसकी जो है वो कैपेसिटी है, हजारों या शायद लाखों जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होगी उतना एक इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया है। उसमें उपजने वाले जो ख्यालात हैं वो अगर निगेटिव होंगे तो टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और फाइनली डिप्रेशन आएगा, मायूसी होगी और उससे जो है वो हर हालत में इंसान सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिव ख्याल, एक निगेटिव ख्याल जो है वो इंसान में डिप्रेशन का एक मंबा, एक सोर्स पूरा तैयार करता है। इसलिए हमको पॉजिटिव कैसे सोचना है। अगले हफ्ते जो कॉलम आएगा अगले संडे को, उसको मैंने 2 खानों में ये किया है कि भाई अंधेरा उजाला, ये ख्याल जो है ये अंधेरा ये करता है और उसका मुस्बत या पॉजिटिव ख्याल जो है वो ये है। हम कई मरतबा सोचते हैं कि नहीं मेरा ये पूरा एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव है, 100% नेगेटिव होता है। हम सोचते रहते हैं कि चलो दूसरों को सताने में जो बड़ा लुत्फ है ये अंधेरा है, उजाला ये है कि उसकी वजह से मेरी अपनी पर्सनालिटी जो है, शख्सियत जो डैमेज हो रही है, खत्म हो रही है। मैं इसको सबक सिखाऊंगा, ये नेगेटिव ख्याल है, मैं सबक सीखूंगा, ये पॉजिटिव ख्याल है। ये ख्यालात जो हैं इसको खत्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं जल्दी से 1 या 2 मिनट के अंदर इसके ताल्लुक से जो बात करूंगा और वो ये है कि नेगेटिव ख्याल जो आते हैं कि मैं एक दिन एक ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारूंगा, मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारूंगा, ये नेगेटिव ख्याल है। पॉजिटिव ख्याल ये है कि वो आज ही का दिन है, आज ही से मैं करूंगा, आज तो मैं हार गया, नेगेटिव ख्याल है। मैं कहते पॉजिटिव मैं बता रहा हूं कि ये एक नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग को जकड़े रहते हैं और आप अलाउ करते हैं, आप उसको अपने दिमाग को, अपनी सबसे कीमती चीज को जकड़ने का, उस पर राज करने का हुक्म देते हैं, उसको अलाउ करते हैं। उसको ये ख्याल ये है कि आज तो मैं हार गया, लेकिन पॉजिटिव ख्याल ये है कि हार नहीं गया, कामयाबी चंद दिनों के लिए मुलतवी हो गई, टल गई है, आगे बढ़ गई है, पोस्टपोन हो गई है। इट इज अ पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव ख्याल, वक्त भागे जा रहा है, ये नेगेटिव ख्याल है। वक्त की रफ्तार उतनी ही है, मेरी रफ्तार, मेरी स्पीड जो है वो कुछ कम पड़ गई है। नेगेटिव ख्याल कि ये एक कांटों का ताज है, हम बोलते हैं ना ये कांटों का ताज है। लेकिन पॉजिटिव ये एक चैलेंज का ताज है, चैलेंजों का ताज है, कांटे नहीं। ये कांटे ये नेगेटिव ख्याल है, चैलेंज पॉजिटिव ख्याल है। मेहनत करके भी नाकामी
नाकामी मिलती है। नेगेटिव ख्याल है। सही समत में, सही डायरेक्शन में मेहनत करके कभी नाकामी नहीं मिलती है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। एक लड़का एक दरवाजा धकेल रहा था, धकेल रहा है। सुबह 10 बजे धकेलने को शुरू किया, शाम के 6 बजे तक वो दरवाजा धकेल रहा था। शाम को 6 बजे उस बच्चे की नजर उस दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। उस हैंडल पर लिखा हुआ था पुल, अपनी तरफ खींचो। तो जो दरवाजा अपनी तरफ खींच के खुलता है उसको वो दबा दबा के धकेल के कोशिश कर रहा था खोलने की। मेहनत 8 घंटे हुई लेकिन इज इक्वल टू 0, क्योंकि गलत समत में हुई, गलत डायरेक्शन में हुई। तो नेगेटिव ख्याल ये है कि मेहनत करके भी नाकामी मिलती है, ये नेगेटिव ख्याल है। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव ख्याल ये है कि सही समत में मेहनत करके कभी नाकामी नहीं मिलती। फिर जो है नेगेटिव ख्याल जो हर एक के दिल में, नौजवानों के दिल में, तो सुनते हैं घरों में और घरों से ही उसको अडॉप्ट करते हैं, और वो ये कि मेरे पास वक्त कहाँ है। और मुसलमान बच्चों का एक फेवरेट सेंटेंस, मेरे पास वक्त कहाँ है। मेक इट पॉजिटिव। वक्त हर एक के पास उतना ही है। हर एक के एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, हर एक के इसमें है। तो मामला क्या है? टाइम सबके पास उतना ही है, टाइम मैनेजमेंट सबके पास नहीं है। हम में टाइम मैनेजमेंट की कमी है, हम उसको बराबर तकसीम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एक ख्याल कि आज मैं कोई नया काम शुरू करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे, फ्रॉम टुडे। माई स्टडीज, माई प्लानिंग, वॉट एवर इट मे बी, माई प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, वॉट एवर मे बी। 1 साल के बाद उसका अंजाम क्या होगा? वेयर आई विल बी आफ्टर 1 ईयर। उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव ख्याल यह है कि 1 साल के बाद मैं इस नए काम की फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा हूंगा। ये पॉजिटिव ख्याल है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये जो अनजाने खौफ दिमाग में रहते हैं, इसको निकाल दीजिए। बी पॉजिटिव। 1 साल के बाद आई विल बी सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है उसको 1 साल के बाद उसकी पहली एनिवर्सरी मैं मना रहा हूंगा। ये पॉजिटिव ख्याल ये रखिए। इसमें नेगेटिव ख्याल, दोस्ती निभाना कितना मुश्किल है। नौजवानों के दिल में ये ख्याल आता है कि दोस्ती निभाना कितना मुश्किल है। मेक इट पॉजिटिव। मेक इट पॉजिटिव। दुश्मनी निभाना उससे ज्यादा मुश्किल है। दोस्ती निभाना बहुत आसान है। कहीं मिल लिए, कुछ खर्चा पानी भी किए, कुछ एक दूसरे के काम आ गए, ये दोस्ती है, आसान है। लेकिन दुश्मनी निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मनी निभाने में हमको हमेशा सिर्फ नेगेटिव काम ही करना पड़ता है। सिर्फ नेगेटिव काम करना पड़ता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी सारी एनर्जी वहां खर्च करनी पड़ती है, खर्च नहीं होकर जाया करनी पड़ती है। तो दोस्ती निभाना, नौजवान लोग कॉलेज में, कैंपस में इस चीज को याद रखें कि दोस्ती निभाना जो है वो बहुत आसान है, दुश्मनी निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सिर्फ देखिए नेगेटिव है। मैं चंद 2-4 बातों को करूंगा, फिर मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूं। इस पे मेरे पास सिर्फ 1 दिन है। नेगेटिव ख्याल है। पॉजिटिव सोचने वाला ये सोचेगा कि मेरे पास, तो नेगेटिव सोचना क्या है, मेरे पास सिर्फ 1 दिन है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ये सोचेगा कि मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ये सोचेगा। ठीक है। फिर जो है रोजाना का टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी है।
और क्या वाकई ज़रूरी है, और कितना टाइम जाता है टाइम टेबल बनाने में। टाइम टेबल बनाने में बच्चों आपको सिर्फ 15 मिनट जाते हैं, लेकिन वो 15 मिनट बहुत कीमती हैं, क्योंकि उससे गारंटी है कि आपके पूरे दिन के 23 घंटे और 45 मिनट्स बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। उसकी गारंटी वो 15 मिनट देते हैं। तो 15 मिनट आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 23 घंटे 23 आवर्स और 45 मिनट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट है आपका। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। मुझे वो बनना नहीं था जो मैं बन गया हूं, नेगेटिव ख्याल, मेक इट पॉजिटिव। अब जो भी बन गया हूं, अब वहां से मेरी बची कुची जिंदगी जो है उसको मैं शुरू करूं। तो जहां भी आप रुके हुए हैं वहां से ऑर्गेनाइज वहां से करना है। मुसीबतों का एक पहाड़ मेरे सामने है। नेगेटिव ख्याल बोलने वाले ये ऐसे डायलॉग मारते रहते हैं, मुसीबतों का एक पहाड़ मेरे सामने है। मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाइए। क्या होगा इसका पॉजिटिव ख्याल? रास्ता एक ही है कि उस पहाड़ का एक एक पत्थर मुझे हटाने का है, एक एक पत्थर, और कोई रास्ता नहीं है। एक एक पत्थर मुझे हटाने का है ताकि वो आसान हो जाए। नेगेटिव ख्याल नौजवानों के दिल में ये भी आता है कई मरतबा, काश अभी मेरे सब कई साल चले गए, 2-3 साल का गैप भी हो गया, काश 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 मुझे दूसरा जन्म मिल जाए। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है, बिलफर्ज मान लीजिए कि वाकई मिल गया दूसरा जन्म, तो ये एटीट्यूड रखने वाला आदमी क्या करेगा? मालूम है? अपना दूसरा जन्म भी ऐ काश ऐ काश ऐ काश कहते हुए गुजार देगा, जाया कर देगा। तो जिसको इस किस्म के लॉटरी लगने की बड़ी ख्वाहिश होती है, वो याद रखे कि ऐसा कोई मिरेकल कोई होता नहीं है, और हुआ भी तो आप जैसे लोग जो वो नेगेटिव ख्याल के मानने वाले हैं, वो लोग आप जैसे से मुराद नेगेटिव ख्याल के कैदी, वो कितने भी जन्म उनको मिल जाएं तो ऐ काश करते हुए ही वो गुजार देंगे। ठीक है? ट्रेन लेट, बस लेट, सब लेट, ट्रैफिक जाम, इसलिए मैं लेट हो गया, ये नेगेटिव ख्याल है। नौजवानों, ये नेगेटिव ख्याल है। मेक इट पॉजिटिव। 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस, वो हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि मैं लेट हो गया, बस। इसके पीछे की जो दास्तानें हैं ये सारे नेगेटिव ख्याल हैं। ट्रेन लेट, बस लेट, ट्रैफिक जाम, ये अड़चने सब वगैरह वगैरह, उस वजह से मैं लेट हो गया, ये सिर्फ अफसाने हैं। हकीकत ये है कि मैं लेट हो गया। ये एटीट्यूड आपको रखने का है। तो नेगेटिव ख्यालात के इसमें से आप निकलिए। नेगेटिव ख्याल मैं बता रहा हूं कि आपका दिमाग जो है वो सारे नेगेटिव ख्यालात से, ताकि आपका ये सुपर कंप्यूटर काम करने लगे, इसको नेगेटिव ख्यालात का जो है गुलाम मत बनाइए, उसमें से निकाल दीजिए उसको। और वो ये है कि मैं, ये ख्याल ये है नेगेटिव ख्याल कि क्या हर एक का भला करने का मैंने ठेका लिया है। कई लोग कुछ भलाई करते हैं, छोटी मोटी नेकी करते हैं, अच्छाई करते हैं, और फिर ये सोचते रहते हैं कि हर एक का भला करने का क्या मैंने ठेका लिया है। मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाइए। बच्चों, ये ठेकेदार बनिए जिंदगी में, और फिर देख लीजिए कि कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको, कितना सुकून मिलता है
दूसरों का भला करने का ठेका ले लीजिए, तय कर लीजिए कि मेरी जिंदगी का महवर मैं खुद नहीं होऊंगा, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं गुजारूंगा, ये तय कर लीजिए। और उस ठेके में आपको कितना सुकून मिलता है वो देख लीजिए। तो यस कह दीजिए, यस मैंने ठेका लिया है, आई एम चूजन बाय अल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने चंद बंदों के लिए, बंदों में जो इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मैं एक हूं और मैं ये ठेका लेने को तैयार हूं। दूसरों का भला करने का, दूसरों के लिए कुछ फैज़ पहुंचाने का ये ठेका जो है बच्चों, ये आपके वो पे स्केल जो है 1 तारीख को मिलने वाली जो तनख्वाह है उस पर भारी है। इसलिए ये पॉजिटिव इसमें रहिए कि यस मैंने ठेका लिया है कि दूसरों के लिए भी कुछ भलाई का काम करूं। ये है नेगेटिव ख्याल। आई एम प्राउड, आई हैव डिग्रीज, मुझे फख्र है, गर्व है। ये आ गया यहाँ से बोलते ना, गर्व से कहो हम ये हैं वो है, वहां से ये बीमारी हम में आ गई। मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मेरे पास डिग्रियां हैं। पहली बात तो ये हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पर फख्र के दूसरे माने भी होते हैं। फख्र का मतलब होता है घमंड, फख्र का मतलब होता है तकब्बुर, अकड़, हिकड़ी। तो ये तकब्बुर के लिए इस धरती पर एक ही शख्सियत फेमस है और उस शख्सियत का नाम है इब्लीस। सिर्फ तकब्बुर था, इसलिए हमेशा के लिए ता कयामत उस पर लानत होगी, ऐसी उसकी पोजीशन है। वो इब्लीस में बनने को तैयार नहीं। तो फख्र है मुझे हर बात में, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, ये कहना भी गलत है। कहना हमको ये चाहिए कि मुझे शुक्र है, शुक्र है कि मैं मुसलमान। फख्र के लिए, फख्र यानी घमंड यानी तकब्बुर, हेकड़ी, इसके लिए अकड़, इसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मुझे जो है वो शुक्र है कि मेरे पास डिग्रियां नहीं, ये फख्र है कि मेरे पास डिग्री है, ये नहीं, शुक्र है कि मेरे पास कुछ नॉलेज है, मुझे मेरे पास कुछ इल्म है, उस पर शुक्र करना है। उस पर जो है किसी भी हालत में घमंड या फख्र नहीं करना है। ये मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूं कि आप जो कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बच्चों, ये डिग्रियां खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप जो जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ चंद एक बची हुई हैं, इसके बाद में इससे रिलेटेड और टॉपिक पर। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये कॉलेज के बच्चे डिप्रेशन में, मायूसी में क्यों आ रहे हैं? माँ बाप को पता ही नहीं चलता है कि ये बच्चे जो हैं घर में, वो कभी सोचते भी नहीं कि क्या वजह है। बच्चा जो है वो साथ में बैठता नहीं है, खाना खाने के लिए भी साथ में बैठता नहीं है, उसका खाने का टाइम जो है चेंज हो गया है। वो जाता है अपने रूम में, लैश लगा देता है, लाइट बंद कर देता है, अकेला बैठा रहता है, सामने बैठा हुआ तो पूरा ब्लैंक रहता है। क्या वजह है? ये कौन सी तब्दीलियां उसमें आ रही हैं? ये जो तब्दीलियां जो आती हैं, चेंजेस आते हैं, ये रातों रात नहीं आते हैं। इसलिए उस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये नेगेटिव ख्याल ये भी आता है, और ये जेलिसी का ख्याल है, ये जो है वो आपस में रकाबत, जलन, हसद, जलन, जो क्लासमेट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, कजिन्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ताल्लुक से ये ख्याल नौजवानों में अक्सर आता है कि देखता हूं मैं कि वो कैसे कामयाब होता है, देखता हूं कि मैं देखता हूं कि वो कैसे कामयाब होता है। अब ये इसको पॉजिटिव बनाइए,
पॉजिटिव बनाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, कुड़ते रहेंगे हमेशा। और पॉजिटिव ये है कि अल्लाह ताला ने अगर उसको कामयाब होने का तय किया है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। मेरा हसद और जलन भी मुझे उसे रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं देखता हूं कौन, ये ऐसी खुदाई किसी इंसान के पास नहीं है कि किसी को कामयाब होने से रोक सके। कितने ही हथकंडे अपनाएं, कितनी रुकावटें हम ये करें, तो हम उसमें एनर्जी और अपने टाइम और अपने नॉलेज उसमें क्यों वेस्ट करें, क्यों जाया करें। इसलिए हम किसी को कामयाब और नाकाम नहीं बना सकते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चाहे तो जो भी कर सकता है। ठीक है, फिर ये है मेरे सामने मसाइल का एक अंबार है, प्रॉब्लम्स का एक अंबार है। मेक इट पॉजिटिव, इस नेगेटिव ख्याल को पॉजिटिव बनाइए। उसी अंबार में है कहीं पर वसाइल कहीं छुपे हुए, वसाइल रिसोर्सेस वहीं पर कहीं छुपे हुए, वो आपको तलाश करने की। फिर जो है मेरा करियर तबाह हो गया, ये नेगेटिव ख्याल है कि मेरा करियर तबाह हो गया। मगर पॉजिटिव, पॉजिटिव ख्याल ये है कि ठीक है, जो बचा है अब तो उसको मैं तामीर नौ करूं और आज ही से करूं, जो बचा है उसको। करियर कभी मुकम्मल तबाह नहीं होता है, याद रखिए। हर जगह से राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है बच्चों, और अगर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, बल्कि यू टर्न भी है, यू टर्न लीजिए। आपने गलत रास्ता कोई चुना, गलत करियर चुना, ऐसा अगर इत्तेफाक से हुआ है तो यू टर्न लीजिए। यू टर्न लेने में 2 साल मैक्सिमम 3 साल जाया हो जाएंगे। 3 साल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गलती आपने की थी वो सुधर सकती। नेगेटिव ख्याल कि ये मुसीबत अचानक कहां से आ गई, ये नेगेटिव ख्याल है कि ये मुसीबत अचानक कहां से आ गई। मेक इट पॉजिटिव, उसको मुस्बत बनाइए, सही बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए। कोई मुसीबत अचानक नहीं आती है, लड़के लोग सुन लो, कोई मुसीबत अचानक नहीं आती है। मैं उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे वो अचानक लग रही है। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। कैसा भी हो सकता है, कोई मुसीबत अचानक नहीं आती है। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस इट। मैं उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए हड़बड़ा गया हूं, बुखला गया हूं और टेंशन का शिकार हो गया हूं, खुद को मार के पीट के ले रहा हूं, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं था। आज बच्चों, मैं करियर्स के बारे में, कोर्सेस के बारे में, मैं सारी बातें मैं अक्सर करते ही रहता हूं, लेकिन आज जो है आज जो है मेरा टॉपिक यह है कि आपके जो बच्चे अभी आ रहे हैं, फौरन सीट्स खाली हैं, वहां पे जल्दी जल्दी ऑक्यूपाई कर लीजिए सीट्स, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर सब ऑक्यूपाई कर लीजिए।
जल्दी ऑक्यूपाई कीजिए। जो लेट कमर्स हैं उनके लिए बताऊं कि आज का मेरा टॉपिक है कि नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बनाने का। आपका ये दिमाग सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे सुपर कंप्यूटर है। उसमें एक भी अगर कोई नेगेटिव ख्याल अगर जहन में आता है तो वो उससे जो है उसकी वजह से वो आपके दिमाग पर छा जाता है। वहां से नेगेटिविटी जो शुरू हो जाती है वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो जाती है, मायूसी में आ जाती है। फाइनली एक ऐसी बीमारी का शिकार आप हो जाते हैं जिसका इलाज साइंस के पास भी नहीं है और उसका नाम है डिप्रेशन। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली लेकिन डिप्रेशन के लिए अभी कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन अभी तक नहीं बना है। जब डिप्रेस हो जाते हैं आप तो आपके माँ बाप आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट आपको जो दवा देता है वो होते हैं छोटे छोटे पिल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? स्लीपिंग पिल्स होते हैं, नींद की गोलियां रहती हो, यानी उससे आपको सिर्फ नींद आ जाती है। जैसे ही वो नींद की गोली का असर खत्म हो जाता है और फिर से वायलेंट हो जाते हैं और फिर से लाइफ के साथ नेगेटिव एटीट्यूड आपका जो है वो शुरू हो जाता है। वो न हो तो हमने अभी लगभग 30 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए जो आपके दिमाग पर नेगेटिव ख्याल बन के आते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें अगर कुछ वक्त मिला तो उनमें से चंद पॉइंट्स मैं बाद में रिवाइज करूंगा। लेकिन जो क्या होता है नेगेटिव ख्याल? नेगेटिव ख्याल ये है कि मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है क्योंकि मैं एक बहुत उसूल पसंद आदमी हूं। आई एम ए प्रिंसिपल मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये नेगेटिव ख्याल है, ये नेगेटिव ख्याल है। मुझे बहुत जल्द गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरा हर एक से इख्तिलाफ है, हर एक से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक से मैं झगड़ते रहता हूं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। इसलिए कि आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो खाली हीरोगिरी करने के लिए हम बोलते हैं आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल, सो आई कांट टॉलरेट दिस। नहीं, मैं किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर क्या है कि मैं बहुत खुददार इंसान हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला खुददार इंसान हूं। मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाओ। आप देखो आप खुददार हैं तो चेक करो अपने आप को, खुददार हैं या खुद सर हैं। खुद सर यानी घमंडी, तकब्बुर वाले क्या हैं? ठीक है। नेगेटिव ख्याल कि दुनिया नहीं, उसने मेरी दोस्ती देखी है, अब मैं उसे जो है अब उसे अपनी दुश्मनी बताऊंगा। ये नेगेटिव ख्याल है। कैंपस में दोस्ती देखी है, अभी तक दुश्मनी नहीं देखी उसने। मेक इट पॉजिटिव। दोस्ती करने में बहुत आसानी है, दुश्मनी निभाने में आपको खाली नेगेटिव काम करना पड़ेगा। इसलिए दोस्ती करते रहो, सबसे अच्छा है। ठीक है। नेगेटिव ख्याल एक दो हो तो बताऊं, मेरी मुसीबतें इतनी हैं कि मैं उन्हें गिन नहीं सकता। ये नेगेटिव ख्याल है। एक दो होंगे तो मेरी मुसीबतें इतनी हैं मैं उन्हें गिन नहीं सकता। पॉजिटिव ख्याल, गिन लीजिए, अपनी मुसीबतों को गिन लीजिए, एक पेपर पे लिख दीजिए और एक एक करके उनको खत्म करते जाइए। गिन नहीं सकता, बेशुमार, अनगिनत, लातादाद, ये सब मुहावरे इस्तेमाल करते मत बैठो, समझे? गिन लो उसे। मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। नेगेटिव ख्याल, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। दिल तो है आपके पास,
है कि नहीं? वो पढ़ाई में नहीं लगता है तो कहीं और लगता है, तो वो मालूम कर लो कि कहाँ लगता है। सिर्फ यही तरीका है। आपके दिल पर इसका मतलब जो है वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है? दाएं बाएं आगे पीछे, है ना? हर तरफ मुश्किलात ने मुझे घेर लिया है। दाएं बाएं आगे पीछे, हर तरफ मुश्किलात ने मुझे घेर लिया। एक डायरेक्शन, एक समत और बची हुई है बच्चों, एक समत और बची हुई है। एक डायरेक्शन, दाएं बाएं आगे पीछे, एक डायरेक्शन और बची हुई है। ऊपर अल्लाह से रुजू हो जाओ, ऊपर वाले से मदद मांगो। वहां कुछ न कुछ गड़बड़ है, आपकी और उसमें कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे अमाल सही नहीं है। दाएं बाएं आगे पीछे, ये डायरेक्शन छोड़ो, ऊपर अल्लाह से हमको रुजू हो जाओ। वो डायरेक्शन जो है वहां पर कामयाबी है। कुछ सोचते हैं कि आज मैं कामयाबी के लिए बहुत एनर्जी लगती है। आप बोलेंगे ये नेगेटिव ख्याल कैसे हुआ? यस, लोगों को लगता है कि यू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल होने के लिए आपको आपके पास में बहुत एनर्जी लगती है। यू आर राइट, लेकिन उसको मेक इट पॉजिटिव। नाकाम होने के लिए उतनी ही क्वांटिटी में नेगेटिव एनर्जी लगती है। आप साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी, अगर एक्स एनर्जी लगती है आपको कामयाब होने में, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी लगती है आपको नाकाम होने में। तो नाकाम होने में, नाकाम हुए रहने में, सारे मुसीबतें अपने दिमाग पर लेने के लिए, सारे नेगेटिव ख्यालात, उसके लिए एनर्जी नहीं लगती है, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो पॉजिटिव अगर इसमें एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी एनर्जी, लोगों का बुरा सोचने में, बुरा करने में एनर्जी, ताकत उतनी ही लगती है, खून उतना ही चलता है, लेकिन वो नेगेटिव इसमें, इसलिए उससे बचे रहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूं, अगर लाइफ में कुछ भी नहीं करूं तो मुझसे कुछ मिस्टेक होगी ही नहीं। मिस्टेक कोई न करने का एक फार्मूला लोगों के जहन में आता है कि कुछ भी नहीं करूं, हाथ पे हाथ धर के बैठूं अगर, तो कोई गलती ही नहीं होगी मुझसे। कितना अच्छा फार्मूला है। मेक इट पॉजिटिव। लेकिन सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, क्या है? कुछ भी ना करने की गलती। ये सबसे बड़ी गलती लाइफ में, जिंदगी में। यहां पर आप कुछ भी नहीं करने के लिए, हाथ पर हाथ धरने के लिए आप जिंदगी में यहां पर आए नहीं हैं। तो कुछ भी न करने की गलती आपसे हो जाएगी। तो ये नेगेटिव ख्याल है, उसको पॉजिटिव बनाइए। आज भी अपने पास्ट में कुछ बच्चे ऐसे कैंपस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल के दिनों को याद करते हैं वगैरह वगैरह। अपने पास्ट में, अपने माजी के इसमें 3 घंटे तक मैं खोया रहा। ये नेगेटिव ख्याल था। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव यह है कि वो 3 घंटे आपने कहां से लिए? वो 3 घंटे आपने अपने प्रेजेंट से चुराए, यानी अपने फ्यूचर, मुस्तकबिल से भी 3 घंटे चुराए। तो 3 घंटे आप अपने माजी को याद करते अगर रहे तो 6 घंटे का नुकसान हुआ, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है, जो हाल है, उसमें से 3 घंटे आपने चुराए, और आपका जो फ्यूचर है उसमें से 3 घंटे आपने चुराए। तो माजी की यादों में गुम हो जाना, क्या मेरे वो दिन थे, टीचर सवाल पूछते थे, उनका सवाल पूछने से पहले मैं जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करता था, क्या सुनहरे दिन थे। अभी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं। ये माजी में, पास्ट में आप डूबे मत रहो, ठीक है? नेगेटिव ख्याल।
क्या है कि मर जाऊंगा, लोग कहेंगे मर जाऊंगा लेकिन किसी का कोई एहसान नहीं लूंगा। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है जो उनको उनके घर से मिलती है और वो घर से कैरी करते हैं कैंपस में, कॉलेज के, स्कूल के कैंपस में, कि मर जाऊंगा लेकिन किसी का कोई एहसान नहीं लूंगा, ताकि मैं बगैर एहसान के मैं कामयाब हो गया, मुझ पर कोई किसी का एहसान नहीं है, मैं बगैर एहसान के कामयाब हो गया, ये दिखाने के लिए। क्या डायलॉग, आखिरी डायलॉग क्या मारता है वो, कि मर जाऊंगा लेकिन किसी का कोई एहसान नहीं लूंगा। मेक इट पॉजिटिव, कि मरने के बाद 4 लोगों का एहसान तो लेना ही पड़ता है, कंधा देने वाले, और वो एहसान हम चुकाए बगैर इस दुनिया से जाते हैं। तो ये जो है आपकी सिर्फ डायलॉग बाजी है कि मर जाऊंगा किसी का एहसान नहीं लूंगा। जब मर गए तो 4 लोगों का एहसान लेना ही पड़ता है कंधे पे ले जाने के लिए। इसलिए हम लोग सोसाइटी, समाज का वजूद इसलिए है कि हम एक दूसरे का एहसान ले लें, एक दूसरे से मदद ले लें। तो ऐसी डायलॉग बाजी, और उसमें बच्चे करियर तबाह करते। 50,000 की फीस है, अब 40,000 जमा है, 10,000 वो जरा मामू, नहीं मर जाऊंगा, मामू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, साल 2 साल घर में बैठेंगे। तो ये ऐसी जो चीजें हैं ये सब नेगेटिव ख्यालात हैं। ये नेगेटिव ये निकाल दीजिए, ये आपका दिमाग बहुत कीमती है। एक एक करके इसको जो वायरस लगे हुए हैं यार जो हम निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि तारीफ सुनना उसकी कमजोरी है, उसका मैं फायदा उठाऊंगा। नेगेटिव है, लोग बोलते हैं तारीफ क्या सर कैसे ये वो ऐसा, तो उसके एक कमजोरी है, ही वॉन्ट्स टू लिसन द प्रेज, खाली तारीफ सुनने को उसको अच्छा लगता है, तो उसका मैं फायदा उठाऊंगा और ये करूंगा। ये नेगेटिव है, उससे होगा ये कि आपकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ खुशामद परस्त बन जाएंगे, जिसको आम जुबान में कहते हैं चापलूस। आप सिर्फ चापलूस बन जाएंगे, चापलूसी करते रहेंगे और जिंदगी भर चापलूसी करते रहेंगे और लोगों को खाली खुश करने का काम करते रहेंगे। आपके कोई उसूल नहीं होंगे, सब लोग समझेंगे ये आदमी चापलूस है, मुझे खुश करने के लिए खाली मेरी तारीफ करता है। तो आप ऐसे जब पर्सनैलिटी बनाते हैं तो उससे आपको जो है वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मुश्किलात में मैं टूट गया हूं, नेगेटिव ख्याल, मुश्किलात में मैं टूट गया हूं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे इसको, जरा सा मैं हिम्मत से काम लूंगा, वो मुश्किलात में टूट गया हूं, जरा सा मैं हिम्मत से काम लूंगा तो मैं कई रिकॉर्ड तोड़ूंगा। यहां टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं और मैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा हूं, तो जरा सी हिम्मत से मैं काम लूंगा। ये हिम्मत से काम लेने की बात है, ठीक है। मेरे हर एक दोस्त में कोई ना कोई बुराई है, ये नेगेटिव है। बच्चों, हम कैंपस के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि आप नेगेटिविटी की शिकार क्यों और कैसे होते हैं, और उसको अगर पॉजिटिव नहीं बनाते हैं तो डिप्रेशन, जिसका कोई इलाज नहीं है सिवाय स्लीपिंग पिल्स के, उसके शिकार हो मेरे इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे आसपास जितने भी दोस्त हैं, हर एक में कोई ना कोई बुराई है। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक में कोई ना कोई अच्छाई भी होगी, एक तो भी अच्छाई होगी। अगर हम किसी भी इंसान को उसकी बुराई के एंगल से अगर देखने लगे तो इस धरती के हर इंसान से हमको नफरत हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ उसकी बुराई को पहले मद्देनजर रखते हैं। अरे वो बड़ा कंजूस है, उसकी एक बुराई है, हम उसी के एंगल से हम उसको देख रहे हैं।
ये बहुत जो है वो बुरा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हूं जहां से निकलने वाला हर रास्ता एक नामालूम मंजिल की तरफ जाता है। ऐसे एक चौराहे पे खड़ा हूं, ये स्टूडेंट्स की बड़ी पजल रहती, कहां जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं। एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हूं कि जहां से निकलने वाला हर रास्ता एक नामालूम मंजिल की तरफ जाता है। कैसे बनाएंगे इसको पॉजिटिव, क्या करेंगे इसके लिए? इलाज एक ही है, निकल पड़िए, निकल पड़िए नामालूम मंजिल की तरफ ही। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक जगह पर खड़ा रहना जुर्म है, गुनाह है। निकल पड़िए, ठीक है, वहां गले मानो पड़ा, ये गली नहीं, वो गली नहीं, वो गली नहीं, उधर। हम मुसलमान लड़के नौजवान ये बड़ा गुनाह करते हैं कि एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। निकल पड़िए, चाहे वो रास्ता जो है वो अनजानी मंजिल की तरफ क्यों ना चले जाए। ठीक है, अब देखिए, मुझे एक एक दिन याद है कि मुश्किलात में मेरी किसी ने भी कोई मदद नहीं की थी। एक एक दिन मेरे को याद है कि मुश्किलात में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव ख्याल यह है, उस एक एक दिन को याद रखिए। आई रिपीट, उस एक एक दिन को याद रखिए और अब आप किसी मुसीबत ज़दा की मदद कीजिए। खाली याद मत रखिए, किसी मुसीबत ज़दा की मदद कीजिए। एक एक दिन को याद रखिए, तो उसको पॉजिटिव ये बनाइए कि उसकी वजह से जो है वो आपको ये करने का है। ठीक है, ये चंद बातें थी जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव ख्यालात को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये लगभग 75 ख्यालात थे जो नेगेटिव, और हम अलाउ करते हैं अपने दिमाग पर कब्जा करने के लिए, उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो इन सबों से, इस सारी गुलामी से छुटकारा पा लेता है और हम अपने दिमाग का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारे जो मामलात हैं, इसमें जो मौजूदा हालात के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 10th 12th जो पिछले 15 साल से मैं बंगाल में आकर लेक्चर देते रहा हूँ वो इंशाल्लाह रहेगा। आज इसके बाद का जो वक्त है थोड़ा वो मौजूदा हालात में, बच्चों आप बखूबी वाकिफ़ हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि आज जो इस मुल्क के जो हालात हैं इसके खिलाफ सबसे पहले स्टूडेंट्स मैदान में आए। वो स्टूडेंट्स थे जामिया मिलिया इस्लामिया के। बच्चों अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको वाकिफ़ कराएं कि ये मुल्क के नामवर तरीन इदारों में या यूनिवर्सिटी में का शुमार होता है। मैं सिर्फ एक कोर्स का नाम लेना चाहूँगा और वो है जर्नलिज्म का। हिंदुस्तान भर के तमाम यंगस्टर्स, तमाम नौजवानों का पहला चॉइस जो है जर्नलिज्म के लिए रहता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया। उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें क्या मुस्लिम क्या हिंदू सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। ये जर्नलिज्म का ये मामला सिर्फ इतना हद तक सिर्फ यहाँ पर महदूद नहीं था। आज वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो है एक बड़ा मिरेकल कर दिया। 15 दिसंबर, आज से 1 महीना 2 दिन 3 दिन पहले जब ये शुरू हुआ, इत्तेफाक से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मौजूद था। वहाँ से निकलने के सारे रास्ते लगभग बंद और मुझे बम्बई दूसरे दिन जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं वहाँ से निकला। और वो इसलिए भी कि मेरी तकरीर का उन्वान कुछ भी हो, वहाँ पर रेडीमेड FIR तैयार था कि ये बम्बई से आकर जो है इसने
कोई ऐसी बात कह दी जिससे यहाँ पर फसाद तैयार हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, फिर अभी शाहीन बाग की खवातीन वो बैठी हुई हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में न जाने कितने मकामात। कल हमारे बंबई के पास भिवंडी में लगभग 1.5 लाख खवातीन का मजमुआ था परशुराम टावरे स्टेडियम में। उससे एक दिन पहले YMCA ग्राउंड पर लगभग 50-60 हजार खवातीन मौजूद थी। हर जगह पर जो ये हो रहा है, ये क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। एक है CAA और NRC। ये एक्ट जो था अब लॉ बन गया है, ये जो बिल था अब लॉ बन गया है और उसके जरिए से ये कह रहे हैं कि नहीं, नाटक क्या कर रहे हैं कि नहीं, जो बाहर से जो आएंगे शरणार्थी दबे कुचले वगैरह, तो हम उनको यहाँ पर शहरियत देंगे। यहाँ के जो शहरी हैं उनको किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। और देखिए कि दो लोग जो सबसे अहम हैं, जो हिंदुस्तान का आज मालिक बने बैठे हैं, एक तो प्रधान सेवक हैं और एक होम मिनिस्टर हैं। ये दोनों हर रोज नए नए बयान देते हैं एक दूसरे के उलट। एक बोलते हैं कि NRC कभी नहीं होगा, मैंने नाम सुना भी नहीं उसका, ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और वो जो तड़ीपार जो ये है वो होम मिनिस्टर है, वो ये कहता है कि होके रहेगा। फिर कहते हैं नहीं हम तो खाली मर्दमशुमारी। अरे मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद होती है, उसमें क्या दिक्कत है। इनका जो मामला है और वो आखिरी एजेंडा इनका क्या है, हम आज उसके ताल्लुक से आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मामला क्या है और इसमें हमको इसलिए एक्टिवली हिस्सा लेने का है। सुन लीजिए, सबसे भयंकर, सबसे इंतहाई खतरनाक पोजीशन आज जो है वो इंडियन इकोनॉमी की है और उसकी वजह से ये सारे मामला थे। इंडियन इकोनॉमी 1971 से लेकर 75 तक भी ऐसा ही मामला हुआ था जब खराब हुई थी। अब देख लीजिए इसमें क्या हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का वार जीत लिया, पाकिस्तानी फौज सरेंडर हो गई। सुन लीजिए, 1974 में पोखरान में एटमी धमाका हुआ, एक बहुत बड़ी तब्दीली हो गई। 1975 में इंदिरा गांधी ने एक नई स्टेट, नई रियासत सिक्किम को हिंदुस्तान में हजम कर लिया, उसको अपना एक हिस्सा बना लिया। इतनी सारे मामलात होने के बावजूद इकोनॉमी जब खत्म हो गई, जब माशियत खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, सारे मामलात हो गए, तो 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरीके से इलेक्शन हार गई। तो इतने सारे हथकंडे करने के बावजूद तो कैसे हुआ कि 75 के शुरुआत में स्टूडेंट कम्युनिटी जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में आगे आ गई और उसने एजुकेशन अपने हाथ में लिया। 2.5 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में जब इलेक्शन हो गए तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई। ये होता है जब इकोनॉमी खत्म होती है। इन दो जाहिलों को पता नहीं है कि देश आज इसी मोड़ पे है और इकोनॉमी को खत्म करके आप किसी हालत में जीत नहीं सकते, क्योंकि फिर से स्टूडेंट्स जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो स्टूडेंट्स मैदान में जब उतरते हैं तो उसका नतीजा निकलता ही है, वो गवर्नमेंटें गिरती हैं। उसके लिए मैंने सिर्फ एक मिसाल दे दी, दुनिया के नक्शे में ऐसी कई 20 मिसालें, तो वक्त कम है इसलिए कम मिसालें दे रहा हूं आपको। यहां पर अब मामला क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। ये जो गवर्नमेंट है ये ईडी और आईटी की गवर्नमेंट है।
ईडी और आईटी की गवर्नमेंट है, यानी हर एक को दबाने के लिए ईडी और ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो किसी के पास अगर कुछ जायद पैसा है तो उसकी तफ्तीश करती है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एक हथियार बनाया कि जो अपोजिशन है, समझिए इस बात को चंद मिनटों के लिए, ये अपोजिशन जो है इसकी ईडी के जरिए से इंक्वायरी करने की, जरा सी बात पर, जरा सा किसी का कारोबार है, छोटे मोटी कोई दुकान है, वहां पर भी इल्जाम लगाने का कि भाई आपके अंदर जो है आपने टैक्स बराबर भरा नहीं है और इतना सारा इनकम टैक्स निकलता है आप पर, और ये सब ये है, इस तरीके से उनको घेरने का। यहां पर मैं बताना चाहूंगा दोनों बातें, दोनों साइड बता रहा हूं मैं, दोनों तरफ की बातें। यही चीज जब कांग्रेस पावर में थे तब यही चीज, यही हथियार वो भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया। क्यों जानबूझ के नहीं किया? ये आरएसएस के लोगों को उनको खुला छोड़ने का था। क्यों छोड़ने का था? ताकि वो मुसलमानों पे हमेशा भौंकते रहे। उल्टा हो गया, अब वो पलट के उनको ही काट रहे हैं। ये उनको अंदाजा नहीं था कि उनको मुसलमानों पे हमने खुला छोड़ दिया भौंकने के लिए, लेकिन ये जो है मामला उल्टा हो गया। तो ये चीज ईडी और आईटी के जरिए से सारी अपोजिशन को दबाया जा रहा है, और इसीलिए आज अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क में, सिवाय इक्का दुक्का पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की। इनके अलावा कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, कि हर एक को लगता है कि हमारे गर्दन में फांसा आ जाएगा। अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा रोल अदा करना होता है वो है मीडिया को। सारे मीडिया को ये आरएसएस ने और इन दोनों ने पूरी तरह से खरीद लिया, मुकम्मल तौर पर खरीद लिया। तो अब जितने चैनल्स हैं वो सिर्फ भोंपो बने हुए हैं गवर्नमेंट के, और उन्हीं की तारीफ करते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। ये भला हो, आज हमको जो रोज 2 GB डेटा मिल रहा है हमारे मोबाइल में, एक बड़ी नेमत है, इट इज अ ब्लेसिंग। क्यों? कि आज कई इंडिपेंडेंट चैनल्स खुल गए हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, वो है वायर, HW न्यूज, इसमें इन सहाफियों का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे कि रवीश कुमार, जैसे कि विनोद दुआ, जैसे कि आरिफा खानम शेरवानी, जैसे कि अभिसार शर्मा। ये वो लोग हैं, मुजाहिद हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि ये जो टोला जो है ये कई सहाफियों को और कई समाज सुधारक को मौत के घाट उतार चुका है, जैसे कि भंसारे, जैसे कि गौरी लंकेश, जैसे कि डॉक्टर दाभोलकर। ये समाज सुधारक और ये सहाफी गौरी लंकेश खातून होते हुए भी उनको जो है वो इस दुनिया से उठाया गया। ये इस तरीके के ये हथकंडे ये अपना रहे हैं। तो ये मीडिया जो है वो भी खत्म हो गए। अब बचा कौन जो इस मुल्क को खतरे से बचा सकता है? बच्चों, एक ही बचा है, और वो है अवाम, पब्लिक। अब पब्लिक को हमको जो है वो मैदान में उतरने का है। तो पब्लिक को जो मैदान में उतरने का है, तो उसमें मैं खास तौर पर मैं पहले हमारे जो यहाँ पर मुस्लिम भाई बहन बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हर उस्र में युस्र है, हर बुराई में अच्छाई है, हर मुश्किल में आसानी है। और इस सारे मुश्किल हालात में हमको एक सिल्वर लाइनिंग, एक उजाले की एक किरण हमको ये दिखाई दे रही है
कि आज हमने न कहते हुए गैर मुस्लिम भाई बहन इस मैदान में उतरे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। मुस्लिम खवातीन जो शाहीन बाग में हैं, उतनी ही हिंदू खवातीन भी उनके साथ वहाँ पर बैठी हुई हैं। मुस्लिम तलबा जो जामिया मिलिया के हैं, उनके साथ उतने ही गैर मुस्लिम तलबा उतरे हैं। ये क्या मैसेज देता है हमें? हमें ये मैसेज देता है कि हमको जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ मिलकर यहाँ पर काम करना है। हमारे प्लानिंग क्या हो? नंबर 1, हम अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दें। मस्जिद परिचय, मस्जिद का तारुफ, इस्लाम का तारुफ अपने गैर मुस्लिम भाई बहनों को बुलाकर उनसे कर दें। नंबर 2, हमारे यहाँ पर कोई छूत छात नहीं है। हम ये दलित हैं, मार हैं, चमार हैं, बिल्कुल निचले दर्जे के काम के हिसाब से लोग हैं, उनके साथ भी हम एक ही प्लेट में हम खाना खा सकते हैं और खाते हैं। हमारा मजहब इससे मना नहीं करता है। हमारे यहाँ कोई मनुस्मृति नहीं है। इसलिए हम उनके साथ शेयर करें, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, जो जिनको लोग गंदा समझते हैं तो भंगी है, वो भंगी के साथ भी हम एक ही प्लेट में हम खाना खाना शुरू कर दें। हम अपनाएं। हमने न मांगते हुए उन्होंने सपोर्ट दिया है, अब हम उनको करीब करें। ये तरीका अगर हो जाता है तो यहाँ पर ये जंग, इस मुल्क की बका की जंग, यहाँ मुसलमानों की बका की जंग नहीं लड़ी जा रही है, इस मुल्क की बका के लिए जो जंग लड़ी जा रही है, जमहूरियत की बका के लिए जंग लड़ी जा रही है, उसमें हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख सबों को साथ में लेना है। ये जो 5% जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको साथ में लेकर हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सुन लीजिए ख्वातीन और हज़रात, हमको क्या करना है। इसके अंदर कुछ हिंदू लोग जो खुश हुए जा रहे हैं कि ये लोग वाकई हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, उनकी हम गलतफहमी दूर करें। गलतफहमी उनकी ये दूर करें कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका प्लान नहीं है। वो एक फाशिस्ट हुकूमत बनाने जा रहे हैं, फाशिस्ट मुल्क बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल हिटलर के तर्ज का मुल्क बनाने जा रहे हैं। अब याद रखिए, वो मुल्क को बनाने जा रहे हैं, इसलिए इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। ये जो है एनआरसी और सीएए, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। उनकी जो लिस्ट है उसमें कई किस्म के अभी और जहरीले प्लान आने बाकी हैं। जैसे वो जहरीला प्लान एक आएगा उनका, और वो ये है कि यकसा सिविल कोड, ये नेक्स्ट प्लान है उसकी। एंटी कन्वर्जन लॉ, ये उनका नेक्स्ट प्लान है। ये मुसलमानों को जहनी तकलीफ और अजियत पहुंचाने वाले जितने शैतानी मंसूबे हो सकते हैं वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहां पर हमको सब्र और हिकमत से काम लेना है। हमको मूली की तरह से कटने मरने का नहीं है। हमको हर हालत में जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ये लड़ाई लड़ने की है। तो उसके लिए रास्ते पे आने का नहीं है, जोश दिलाएंगे हमको नहीं करने का है। खास तौर पर मैं नौजवान लड़कों से कहना चाहूँगा, आपको इंसाइट करने के लिए या आपको इंस्टिगेट करने के लिए या आपको मुश्तइल करने के लिए, भड़काने के लिए क्या करेंगे वो? नेट पे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बाइट्स डालते रहेंगे। लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे से पहले जो भी यहाँ पर कौमें आई उन पर ये लाजिम कर दिया था कि वो अपनी मजहबी किताबों की खुद हिफाजत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिज्र सूरह नंबर 16 आयत नंबर 9 में कि हमने ही कुरान उतारा है
और हमने ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। उसके लिए हमको रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमको हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके से हमको ये करने का नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग लेके आए हैं ये इजराइल से लेके आए हैं, स्पेन से लेकर आए हैं। मुसलमानों को खास तौर पर, दलितों को 2 नंबर पे दबाने की, कुचलने की ट्रेनिंग इन्होंने ली है, वो इजराइल से ली है और स्पेन से ली है। इसलिए हमको सोच समझकर जो है वो कदम उठाने के हैं। समझ गए? ये हमको बराबर से ये करने का है। इनका कर्म क्यों, क्या वजह है, बता रहा हूं आपको। इन सब के ऊपर जो है वो हैं आज, और कौन है वो है आरएसएस। आज हिंदुस्तान में आज जो सिस्टम बना है, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है, वो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कुछ दिल्ली में, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट। ये बरसों से, आज 72-73 सालों से यही होते आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम अब चेंज हो गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट है। अब सिस्टम क्या चेंज हुआ है कि इन्होंने जो है एक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल के एक आदमी को मुकर्रर किया। यानी ये जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके ऊपर चीफ पहले कौन हुआ करता था? प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट नहीं है, उनके ऊपर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, उनका अपना कोई आदमी, उनकी बोली बोलने वाला तोता वो है। यानी प्रेसिडेंट जो है रबर स्टैम्प से भी बुरी हालत है, उसे कोई ये नहीं है। वो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ रिपोर्ट करेगा खाली प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा बन गया है, ये यहाँ पर ये हकीकत बन गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, उसके ऊपर एक नई पोस्ट और बन गई है और उससे हमको होशियार रहने का है। और उस आदमी का नाम है मोहन भागवत। ये आरएसएस का चीफ है, ये इन सब के ऊपर भारी है। आप देख लीजिए, मैं यहां पर आपको क्लिपिंग बनाने का वक्त नहीं है कि हर हफ्ते वो कहते हैं कि नहीं ये होने वाला नहीं है, वो नहीं होने वाला। अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर और ये सब, हाँ बाबा हमारे चीफ ने बोल दिया नहीं होने वाला, नहीं, ये सीएए जो है वो रद्द नहीं होगा, सबसे पहले मोहन भागवत ने कहा, बाकी सब लोग फिर बोल रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको जो है वो बताया गया है, इनको ये बताया गया है, ये अंग्रेजों के ज़माने से इनकी पॉलिसी रही है। अंग्रेजों को वो कहते थे कि आप हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन है मुसलमान, दलित और कम्युनिस्ट, ये हमारे दुश्मन हैं। हमको सारी एनर्जी वहाँ लगानी है। इसलिए आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का कोई हिस्सा नहीं है। एक भी स्वतंत्र सेनानी आरएसएस का आदमी नहीं है, एक भी मुजाहिद आजादी आरएसएस का आदमी नहीं है। अब इन पास कोई भी नहीं तो क्या करेंगे वो लोग? तो ये बताते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो स्वतंत्र सेनानी थे, बिल्कुल थे, मुजाहिद आजादी थे, बिल्कुल थे, उन्होंने जंग आजादी में हिस्सा लिया, बिल्कुल लिया, लेकिन वो आरएसएस के आदमी नहीं थे। ये बताते हैं, वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि हैदराबाद की पुलिस एक्शन जो है उसको ऑर्डर दिया था इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इन्हें ये पूछ लीजिए कि वही वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद
महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस एक जहरीली तंजीम है, ये रिमार्क लिखते हुए उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। मतलब ये कि वल्लभ भाई पटेल भी इनके आदमी नहीं, इनके पास एक भी मुजाहिद आज़ादी नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज यहां से न जाएं ये वो चाहते थे। आप समझ गए? यहां पर ये करना है। अब यहां पर क्या हो रही है बातें, जो आखिरी बातें आ रही है, जरा ध्यान दीजिए इधर। अल्टीमेट इनका एम क्या है वो, और उसके लिए वो कैसे क्या कर रहे हैं सुन लीजिए। इनका आखिरी, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनका टारगेट क्या है, इनका गोल क्या है। ठीक है, उन्होंने एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, उसके ऊपर मोहन भागवत आरएसएस को बिठा दिया। ये भी इनका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये इनका आखिरी गोल नहीं है। इनका आखिरी गोल क्या है मैं बता रहा हूं आपको। इनका आखिरी गोल यह है कि महात्मा गांधी के जो कातिल हैं नथुराम गोडसे, जरा गौर से सुनिए इस बात को, महात्मा गांधी के जो कातिल हैं नथुराम गोडसे, उनको राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन बनाकर लोगों को कबूल करवाना कि यही फादर ऑफ द नेशन है, यही राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं थे। तो जो करेंसी पे, नोट पे जो महात्मा गांधी का फोटो है उसको निकालकर, आज आपको ये बात मजाक लग रही होगी, मजाक नहीं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं सुन लीजिए। तो वहां पर नथुराम गोडसे की फोटो लगाई जाए और उसको राष्ट्रपिता, उस कातिल को, कई टीवी के डिबेट्स में वो आते रहते हैं, वो संबित पात्रा जैसे जो आते रहते हैं, उनसे वो कन्हैया को बोले एक बार तो बोलो यार कि नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोला उसने। नथुराम गोडसे मुर्दाबाद उसने नहीं बोला, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उनका राष्ट्रपिता है। तो ये इसको राष्ट्रपिता बनाकर, उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, कई यूनिवर्सिटियों में गांधीयन थॉट्स पर बीए होता है, एमए होता है, एमफिल की डिग्री जाती है, पीएचडी भी होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे कि गांधीयन थॉट्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है गोडसे थॉट्स भी वो कोई सब्जेक्ट उसमें जो है वो शुरू करे। फिर अभी एक दो लोगों ने उनके बताया था और उसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे कि महात्मा गांधी जो मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके एक ट्रायल महात्मा गांधी का पुतला, वहां पर एक जो है खून की या रंग की जैसी भी एक थैली बनाई थी और वो 3 गोले जो हैं, 3 गोलियां उसको मारते हैं, उसमें से वो थैली फट के खून बहने लगता है। ये प्रैक्टिस कराई गई थी। ये प्रैक्टिस स्कूलों में एज ए प्रैक्टिकल कराई जाएगी, तीनों गोलियां लगनी चाहिए, ऊपर खून बहना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के मर्डर को ग्लोरीफाई किया जाएगा। यहां पर महात्मा गांधी के मर्डर में नथुराम गोडसे के साथ उनके साथी थे सावरकर, जिनको ये जो है इनको ये वीर सावरकर कहा जाता है, लेकिन वो विनायक सावरकर, ये दोनों महाराष्ट्रियन थे। और अभी बात साबित हो गई, दोनों दोस्त वो पूना की शनिवार वाड़ा में रोज कई महीनों तक मिलते थे और महात्मा गांधी का जो प्लान था, महात्मा गांधी को का कत्ल करने का जो मंसूबा था, उसको डिजाइन करते थे कि कैसे मर्डर करेंगे, कौन गोली मारेगा। वो भी कहते होंगे नकली दाढ़ी, ताकि लोगों को जो है मालूम है किसी मुसलमान ने कत्ल किया। भला हो पंडित नेहरू का कि पंडित नेहरू ने जो है वो फौरन ऑल इंडिया रेडियो पे आके कह दिया कि महात्मा गांधी का जो मर्डरर है वो पकड़ा गया है और उसका नाम नथुराम गोडसे और महाराष्ट्र का है। ये प्लान तैयार करने में विनायक दामोदर सावरकर वो बराबर के शरीक थे। अब उस सावरकर को टेक्निकल ग्राउंड पर छोड़ा गया, इसलिए नहीं कि वो इनोसेंट है,
या मासूम थे टेक्निकल ग्राउंड पर, उसको उस आदमी को भारत रत्न देने की बात हो रही है। ये जो है ये पूरी तरीके से ये, बल्कि अब सुन लीजिए, मेरे पास आखिर में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं क्योंकि मगरिब के अजान का वजन का वक्त हो चुका है, कि इसमें 3 मिनट में बात सुन लीजिए इसको। सावरकर को खाली भारत रत्न नहीं, उनका प्लान आखिर में ये भी होगा कि नथुराम गोडसे को भी भारत रत्न का खिताब दिया जाए, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे ये करेंगे कि लोगों से राय मांगेंगे कि नथुराम गोडसे को जो है वो भारत रत्न का खिताब दिया जाए या ना दिया जाए। जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि राय मांगेंगे ईवीएम के जरिए से, ईवीएम मशीन के जरिए से, तो बोलेंगे ये मुल्क के 90-95% आवाम की ये ख्वाहिश है कि नथुराम गोडसे को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, और नथुराम गोडसे ही असल राष्ट्रपिता हैं ईवीएम मशीन के जरिए से। मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पर गलती क्या हुई, मेन गलती आज शाहीन बाग में जैसे बैठे, जेएनयू बैठे हैं, जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोग पहला एजिटेशन इन्होंने ये शुरू करना चाहिए था कि ईवीएम मशीन के जरिए से इलेक्शन न हो बल्कि बैलेट पेपर से हो। ये ईवीएम मशीन, देखिए हमारे जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हमारे कार्ड बैंक के बैंक खाली होते हैं, हैक होते हैं, तो ईवीएम मशीन का एक कोड कौन सी मुश्किल है? उनके ही लोगों की तैयार की हुई मशीनें हैं वो। ये हमने गलती की, यहाँ पर ये नहीं हुआ। अब यहाँ पर दूसरा जो आखिरी बात आ रही है इसमें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि झूठ बोलने वालों की एक फैक्ट्री तैयार कर दी और रोज बरोज झूठ बोल रहे हैं। क्या है, मैं जल्दी सुनाऊं 1 मिनट के अंदर। पहला, पुलवामा का मामला अब जो पकड़ा गया है उसके जरिए से मालूम है कि पुलवामा का मामला इनसाइड स्टोरी अंदर के लोग। नंबर 2, बालाकोट, ऐसा कोई अटैक हुआ था नहीं हुआ था, तफ्तीश जरूरी है। राफेल डील में उन्होंने कहा लोगों, जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी को बताया गया कि इसमें कोई सौदा नहीं हुआ, जबकि बता एसआईटी तब तश्कील भी नहीं हुई थी। जीडीपी का जो ये देते हैं वो सब झूठे रिकॉर्ड है, इसमें कुछ भी ये नहीं है। वो प्रधान सेवक की खुद की डिग्री एक इंटरव्यू, उससे क्लिपिंग सब जगह पे जाहिर है कि मैं एसएससी पास भी नहीं हुआ, मैं इतना गरीब था, और यहाँ पर बोले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए विद पॉलिटिकल साइंस फुल, यानी 8 सब्जेक्ट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस, ऐसी कोई डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई नहीं। एचआरडी मिनिस्टर बनाते स्मृति ईरानी को, उसकी डिग्री भी झूठी निकली, वो 12वीं पास कायदे निकली। ये चीज जेएनयू में और सब जगह पर जो पुलिस जो घूम रही है वो आरएसएस के गुंडे हैं, उनमें से अक्सर जिन पास बैच नहीं है और बैच भी झूठे लगाए हुए हैं, तफ्तीश करने की बहुत जरूरत है। इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग, ऐसी कोई गैंग नहीं है। अर्बन नक्सलाइट ऐसा कुछ भी ये नहीं है, समझे कि नहीं? ये जो सारी चीजें हैं इसको किसी भी हालत में हमको कबूल नहीं करना है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ और पढ़ाओ का ये बोल रहे हैं, 4 बेटियां, बहुत 400 भी हो सकती हैं, लेकिन 4 बेटियां ऐसी हैं कि जिनको देखकर कोई भी बेटी की ख्वाहिश नहीं करे। पहली बेटी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दूसरी बेटी वो नकाब में जेएनयू में जो हाथ में रॉड लेके जो लड़की खड़ी है वो, तीसरी बेटी, तीसरी और चौथी जो मुसलसल झूठ बोल रही हैं वो है स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी। इन 4 बेटियों का एटीट्यूड अगर वो आप स्टडी करेंगे, कोई भी दुआ नहीं करेगा कि अल्लाह मुझे बेटी दे। ये आज बेटियों का हाल है, बेटियों की यहाँ पर जो है वो पोजीशन है। तो उसके लिए अब हमको क्या करने का है? मैं हमेशा तालीम की डुगडुगी लेकर बंगाल में हमेशा आते रहा हूँ और उसी की बात करते रहा हूँ, तालीम की तबलीग ही करता रहा हूँ। अब मैं वालिदैन से
और बच्चों से कहना चाहूँगा, और वो ये है कि 1 साल का नुकसान हो जाएगा। आई रिपीट, 1 साल का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अभी हमको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम 1 साल ड्रॉप ले लें और मुसलसिल एजिटेशन पे बैठे। साल वापस आएगा, लेकिन इसमें इसलिए नहीं है कि अगर आप डिग्रियां पास भी करते हैं, जॉब कहाँ है? जॉब इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए इस गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगर 1 साल आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़े और 1 साल बर्बाद हो जाए जिंदगी का, और आप मुसलसिल इस एजुकेशन में बैठे और सांस, उस वक्त ये लंबी लड़ाई है। जब तक मैं समझता हूँ 1 साल में इसका रिजल्ट आएगा और ये गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर हिंदुस्तान भर के जो स्टूडेंट्स हैं 1 साल के लिए स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का बाइकआउट करें, 1 साल तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी न जाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर लग जाएं तो उसका नतीजा आएगा। वरना अगर हमारे पास डिग्रियां आई भी तो उस डिग्रियों की अहमियत क्या होगी, क्योंकि उसमें हमको जॉब तो मिलने से रहा। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबारक कापड़ी साहब। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि आप ऊपर तशरीफ़ लाएं। साथ ही दोनों मुअज़्ज़ज़ जनाब डॉक्टर परवेज़ रज़ा साहब और जनाब डॉक्टर दबीर अहमद साहब से गुजारिश है ख़ादिम हज़रात, अभी हम तमाम लोग एक ऐसी शख्सियत से तालीम के मुताल्लिक़ बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे, जिन्हें हम और आप मुबारक कापड़ी के नाम से जानते और पहचानते हैं। घंटों का सफ़र करके हमारे शहर में आए और नई नस्ल से मुखातिब होते हुए उन्होंने जिस तरह बसीरत अफरोज़ और कारआमद गुफ्तगू की है, यकीनन हम लोग यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। वक्त और हालात की ज़रूरत के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोगों को कुछ करना है, अपने मुस्तकबिल के ताने बाने को संवारना है, हम लोग ताने बाने को अगर मुस्तकबिल के ताने बाने को बनाना संवारना है तो यकीनन जो है हमें तालीम से रुजू करनी होगी। बगैर तालीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुबारक साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कि जीना हमें दूसरों के लिए है, अपने के लिए तो हर कोई जीता ही रहता है। हम उनके मशकूर और ममनून हैं। उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की है और नई नस्ल की ज़हनी आबियारी करने की कोशिश की है, यकीनन जो है उर्दू अकादमी बरसों उनका एहसानमंद रहेगी। ख़ादिम हज़रात, उर्दू अकादमी की जानिब से मुबारक कापड़ी साहब ने जिस तरह हमारी नई नस्ल को एक नई मंजिल की तरफ गामज़न करने की कोशिश की है, हम उसका एहसान तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन तब तो ज़रूर है कि एक मेहमान की खिदमत में जिस तरह तोहफ़े तोहफ़े पेश किए जाते हैं, अकेडमी भी इस पर कारबंद है और अकेडमी की जानिब से उनकी खिदमत में मेमेंटो और तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। मैं अपने उर्दू अकेडमी के नहायत ही फ़ाल और मुतहरिक मेंबर मोहम्मद नदीमुल हक साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनसे भी मुंतविस होकर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मुबारक कापड़ी साहब की खिदमत में आपके हाथों उन्हें मेमेंटो पेश किया जा सके। नदीमुल हक साहब मुबारक कापड़ी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश कर रहे हैं। अब मैं उर्दू अकादमी के कारगुजार वाइस चेयरमैन जनाब शाहुद्दीन हैदर साहब से मैं मुंतविस हूँ उनकी खिदमत में तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मगरिब की अज़ान हो रही है, इंशाअल्लाह नमाज के फ़ौरन हम लोग हाजिर होते हैं
और एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।